नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में और मैं हूं आपके साथ रिद्धि। प्रेस वार्ता के खास कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, ऐसी खबरें जो अखबार की दुनिया में हेडलाइन बनी हैं, टेलीविजन की दुनिया में बहस का हिस्सा बनी हैं और सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में रही हैं। उन खबरों से आपका क्या वास्ता है? इन तमाम बड़ी खबरों पर हम चर्चा करेंगे। इन तमाम बड़ी खबरों को लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे एडिटर सूरज पाठक जी, उत्तर प्रदेश से लखनऊ ब्यूरो ज्ञानेश वर्मा जी, उत्तराखंड से स्टेट ब्यूरो हेड महेश सैनी जी, छत्तीसगढ़ से स्थानीय संपादक सुनील नामदेव जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं सूरज जी के पास आना चाहूंगी। सूरज जी, आज की अंतर्राष्ट्रीय खबरें कौन सी हैं? देखिए जी, अंतर्राष्ट्रीय खबरों में यदि मैं बात करूं तो जर्मन में जो कुछ हो रहा है वो उस घटनाक्रम की चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है, क्योंकि मुस्लिम शरणार्थियों की घुसपैठ वहां दुगनी हो गई है। और ये इस कारण से है कि जर्मनी की जो सीमा है वो 9 देशों से लगती है। दरअसल जर्मन में शरण मांगने के नाम पर मुस्लिम देशों के घुसपैठियों पर सख्त कार्रवाई शुरू की गई है। जर्मनी ने 1985 के शेंगेन समझौते के विपरीत जाकर 9 देशों से लगती हुई अपनी 3,700 किलोमीटर लंबी सीमाओं को सील कर दिया है। जर्मनी में इस साल अगस्त तक 32,000 मुस्लिम घुसपैठियों को पकड़ा गया है, जबकि 2023 के पूरे साल में 15,800 घुसपैठिए पकड़े गए थे। ठीक है। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने घुसपैठी की सूची बनाने के आदेश दिए हैं और इसके तहत अब 300 से ज्यादा अफगान घुसपैठियों को डिपोर्ट कर दिया गया है। जर्मनी में 2021 के बाद यह पहली बार है जबकि डिपोर्टिंग कानून के तहत शरण मांगने के नाम पर आए घुसपैठियों पर कार्रवाई की गई। जर्मनी में इसका बड़ा कारण है सीरिया, तुर्की और अफगानिस्तान के घुसपैठियों का अपराध में शामिल होना। दरअसल अगस्त में चाकूबाजी की घटना में 3 लोगों की मौत हो गई थी और आपको बता दें कि शेंगेन समझौते के तहत यूरोप के 29 देशों की सीमाओं को खुला रखने का करार है, लेकिन घुसपैठ की बढ़ती घटनाओं के कारण जर्मनी ने एक कदम उठाया है। अब चूंकि 29 देशों में जो सीमाएं हैं वो खुला रखने का शेंगेन जो समझौता हुआ था 1985 में समझौता हुआ था और अब जर्मनी ने अपनी सीमाओं को सील कर दिया है। अब देखना होगा कि इसमें वैश्विक स्तर पर क्या कुछ कदम उठाया जाता है, क्योंकि यहाँ देखा जा रहा है कि जर्मनी में 2 साल के दौरान यूक्रेन से 10 लाख शरणार्थी आ चुके हैं और जर्मनी की लगभग 8.5 करोड़ की आबादी की जनसंख्या वृद्धि दर इतनी नहीं जितनी संख्या में हर साल शरणार्थी आ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यूक्रेन से आने वाले शरणार्थियों को आवास और भोजन सरकार की ओर से दिया जा रहा है। कम ही शरणार्थी यहाँ आकर काम करते हैं, ऐसे यूक्रेनी शरणार्थी जर्मनी के करदाताओं पर निर्भर है। बाहरी लोगों को जिस तरह से सुविधाएं दी जा रही हैं तो स्थानीय लोगों का आक्रोश सामने आने लगा। ठीक है। दूसरी तरफ बात करूं इजराइल की, कि इजराइल और हमास युद्ध जो है उसमें भारतीय मूल के एक 24 वर्षीय इजरायली सैनिक की मौत हो गई है और इजरायली सेना के अनुसार सार्जेंट गैरी गिदोन जो नहशोन बटालियन में सैनिक थे वह 2020 में भारत से इजराइल में जाकर बचे थे। दूसरे गुरुवार को इजरायली सेना ने गाजा के एक स्कूल पर मिसाइल दागी, इसमें 18 लोगों की मौत हो गई है। और यहाँ यूक्रेन में भी जो है गोलीबारी की घटना हुई। यूक्रेन के डोनेस्टिक क्षेत्र में गोलीबारी के दौरान रेड क्रॉस के 3 सदस्यों की मौत हो गई है, जिसमें 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आगामी सर्दियों के लिए कोयला और लकड़ी बांटने का काम वहाँ चल रहा था, इसी दौरान गोलीबारी हुई और उनका वाहन चपेट में आ गया है। इस घटना का और जिक्र करना चाहूंगा कि पीएम नरेंद्र मोदी का जो दौरा हुआ था, रूस दौरा हुआ था, उसके बाद रूस ने अपनी सेना में भर्ती किए हुए 35 भारतीयों को रिहा कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया है कि अब तक रूस ने कुल 45 भारतीयों को छोड़ा है, लगभग 50 भारतीय जो हैं रूसी सेना में हैं। और प्रधानमंत्री के दौरे के पहले इसमें 10 लोगों को छुड़ाया गया था। आपको बता दें कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने रूसी सेना में भारतीयों के होने का मुद्दा उठाया था और उसके बाद में रूसी सेना में शामिल भारतीयों को अब तक वहां छोड़ा जा रहा है। एक खबर जो सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है वो है आरक्षण को लेकर के, क्योंकि अमित शाह ने कहा है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी है तब तक आरक्षण खत्म नहीं हो सकता है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के आरक्षण खत्म करने वाले बयान पर सियासत गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों ने उनके बयान की कड़ी आलोचना की है। दरअसल राहुल गांधी ने अपने अमेरिका दौरे के दौरान जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में जाति जनगणना का मुद्दा उठाया था और उन्होंने कहा था कि कांग्रेस भारत में आरक्षण खत्म करने के बारे में तब सोचेगी जब भारत में आरक्षण के लिहाज से पक्षपात खत्म हो गया।
हालांकि अभी ऐसी स्थिति नहीं है। राहुल के आरक्षण खत्म करने वाले बयान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं राहुल गांधी को बताना चाहता हूं कि जब तक भाजपा है ना तो कोई आरक्षण खत्म कर सकता है और ना ही कोई देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर सकता है। राहुल गांधी के बयान की निंदा करते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती भी सामने आ गई हैं और मायावती ने कहा है कि उनके नाटक से वे सतर्क रहें। राहुल आरक्षण को खत्म करने की साजिश में जुटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि आरक्षण का विरोध उनकी विरासत है। केंद्रीय मंत्री और एलजेपीआर के अध्यक्ष ने भी कहा है कि आरक्षण खत्म करना तो दूर, सोचना भी अपराध है। दूसरी तरफ एक और बात सामने आई है, जिस तरह से राहुल की अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान मुलाकात हुई थी तो राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी राहुल में अमेरिका में जो टिप्पणी की है उनमें नाम लिए बिना उन्होंने भी हमला बोला है और कहा है कि संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति देश के दुश्मनों से मिले, इससे ज्यादा निंदनीय और कुछ नहीं हो सकता। दूसरी तरफ बात करूंगा एक आखिरी खबर की कि जो खबर पाकिस्तान से है, क्योंकि पाकिस्तान के क्वेटा शहर में पुलिस अफसर ने इस निंदा के आरोपी को गोली मार दी है जिससे उसकी मौत हो गई है। और आपको बता दें कि सैयद खान नाम के व्यक्ति को घटना के एक दिन पहले गिरफ्तार किया गया था। उसका आरोप था कि उसने पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान किया था और मामले में आरोपी पुलिस अफसर को गिरफ्तार कर दिया गया। ठीक है सूरज जी, मैं छत्तीसगढ़ की ओर आना चाहूंगी। सुनील जी, ऐसी कौन सी खबरें हैं जो सुर्खियां बनी रही? आज सुर्खियां तो बटोर रही है वो खबर है टोनही से जुड़ी। ये डेविल्स है, एक अंधविश्वास है जिसे डायन का रूप कहा जाता है और ये एक ग्रामीण अंचलों में ये अंधविश्वास बड़े पैमाने पर फैला हुआ तो सदियों से चला आ रहा है यहाँ पर। लेकिन बीच में इसको इस उन्मूलन का, इसको नष्ट करने का, इसको खत्म करने के प्रयास भी सरकारी काफी हुए और राज्य सरकार ने टोनही निवारण अधिनियम एक बनाया था। 5 साल तक की इसमें सजा का प्रावधान है। इस अंधविश्वास को लेकर मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि यहाँ की जो सैकड़ों साल एक पुरानी किंवदंती चली आ रही है कि महिला डायन हो जाती है और वो जादू तंत्र करने लगती है। इसी सिलसिले में कसडोल में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई है और इस परिवार पर टोनही होने का शक जाहिर किया जा रहा था और 4 की लाशें मिली हैं। कल देर रात की घटना है और मौके से जो अभी प्राथमिक साक्ष्य मिले हैं उसके अनुसार बताया जा रहा है कि टोनही के शक में ये हत्या की गई है। 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। रिद्धि, ये एक अंधविश्वास है, ये ग्रामीण अंचलों में फैला होता है और लोग इसके लिए हत्या कर देते हैं। किसी के भी घर में कोई अनहोनी हो या कुछ ऐसा हो कि गड़बड़ी हो रही हो, विपरीत उनके एक्सपेक्टेशंस के विपरीत कोई फैसले हो रहे हैं तो लोग सोचते हैं कि जादू कर दिया। तो एक ये अंधविश्वास से जुड़ी घटना फिर एक बार मौजूदा दौर में अकल्पनीय होती है क्योंकि हम आधुनिक युग की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरी एक बड़ी घटना आई है, टीचर ट्रांसफर स्कैम जो हुआ था कांग्रेस राज में, उसमें एक शिक्षक ने आत्महत्या कर ली थी और इस सिलसिले में एक मंत्री मोहम्मद अकबर समेत 4 लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए प्रेरित किए जाने का मामला दर्ज किया गया था। इस सिलसिले में पूर्व मंत्री जी की जमानत, अग्रिम जमानत डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने खारिज कर दी और अब उन पर गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा है। क्योंकि ये मामला ऐसे समय आया है जब कांग्रेस खुद लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, आरोपियों की धरपकड़ को लेकर बीजेपी पर सख्त हमले करते रही है। अब ये देखना गौरतलब होगा कि बीजेपी क्या ये आरोपी पूर्व मंत्री को जल्द हिरासत में लेगी या फिर मामला राजनीतिक रंग लेगा। एक और खबर है कि बस्तर जो इलाका है रिद्धि, अब देश से ही नक्सलियों का समूल नाश करने का संकल्प लिया गया है भारत सरकार द्वारा और आने वाले 2 साल के भीतर 2026 के पहले पूरे देश से नक्सलवाद के सफाई का संदेश दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री एक बड़ी बागडोर पुलिस और प्रशासन के अफसरों को सौंप कर गए थे और इसे देखते हुए आज कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में तमाम जिलों के कलेक्टर और आईजी, पुलिस अधीक्षक, ऐसे तमाम प्रशासनिक अधिकारियों की आज बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इसकी अध्यक्षता करेंगे और निर्देशित देंगे। ये भी बताना गौरतलब होगा कि बस्तर इलाके में लगभग 4000 नए जवानों की तैनाती की जा रही है ताकि जल्द ही नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। दरअसल राज्य सरकार ने शांति वार्ता के लिए नक्सलियों को संदेशा पहले दिया हुआ था ताकि हथियार डालें और वो बातचीत का रास्ता अपनाएं, लेकिन नक्सलियों ने इसमें ठुकरा दिया और लगातार अभी वारदातें हो रही हैं। तो 8 माह में 170 से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं जबकि 2 दर्जन के लगभग
पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों को शहादत भी झेलनी पड़ी है। तो एक बड़ी समस्या के निवारण की ओर छत्तीसगढ़ सरकार बढ़ रही है। ठीक है, ठीक है। ठीक है सुनील जी, अब मैं उत्तर प्रदेश की ओर आना चाहूंगी। ज्ञानेश जी, ऐसी कौन सी खबरें हैं जिन पर चर्चा बनी रही? रिद्धि, बता दूं कि कल उत्तर प्रदेश में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिसको लेकर चर्चा का विषय रहा कि जो कल उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो विधायक थे अयोध्या के वो भी मौजूद थे, पवन पांडे जो पूर्व मंत्री रहे थे। तो उस कार्यालय में समाजवादी पार्टी में जब प्रेस वार्ता हुई तो उसमें अयोध्या में सरकारी अधिकारियों और बीजेपी नेताओं पर जमीन की खरीद फरोख्त में मुनाफाखोरी का आरोप जबरदस्त लगाया। और अयोध्या में सपा के पूर्व विधायक व मंत्री पवन पांडे ने कहा कि बीजेपी के नेता और उनसे जुड़े उद्योगपति अयोध्या में ग्रामीणों की जमीन सस्ते में लेकर महंगे दामों पर बेच रहे हैं। आर्मी के युद्धाभ्यास की 13 एकड़ जमीन की प्रकृति बदलकर उस पर बीजेपी के लोग प्लाटिंग कर रहे हैं और जमीन की खरीद फरोख्त में कई बड़े अफसर, उद्योगपति, सत्ता से जुड़े अफसर, बीजेपी नेता शामिल है। और भाजपा के विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने तमाम जमीन खरीद कर प्लाटिंग कर रहे हैं। इसमें कई अफसर ऐसे हैं उनका भी नाम आ रहा है। हालांकि अभी अखिलेश यादव ने कहा कि मैं इसको समय आने पर खुलासा करूंगा। वहीं अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में अब तक अपराधी केवल हत्या, लूट, डकैती, दुष्कर्म से भाजपा की कानून व्यवस्था का पुर्जा खोल रहे हैं। लेकिन अब तो मेरठ में सच में हेलीकॉप्टर का पुर्जा खोलकर ट्रक पर लाद कर ले जाने की खबर आई और ये हवाई पट्टी की सुरक्षा का भी बड़ा सवाल है। क्या वहां की सुरक्षा व्यवस्था छुट्टी पर चली गई? तो इस तरीके से अखिलेश यादव ने जमकर निशाना भारतीय जनता पार्टी पर साधा और उन्होंने कहा कि बीजेपी ने उपचुनाव की तगड़ी तैयारी की है, बीएलओ हटा दो, अपना डीएम और कप्तान पोस्ट कर दो, जो कहना मान रहे हो, ये कोई तैयारी है? फिर हराएंगे। उन्होंने कहा मिल्कीपुर और 2027 का जनता इंतजार कर रही है। मैं बता दूं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में ब्रजेश पाठक हो, चाहे ओपी राजभर हो या डॉक्टर संजय निषाद, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसका जवाब दिया। मैं बता दूं कि डीजीपी प्रशांत कुमार ने भी जवाब दिया कि 28 अगस्त 2000 सुल्तानपुर के कोतवाली नगर क्षेत्र में दिन में 12:45 पर एक ज्वेलर्स, भारत ज्वेलर्स के यहाँ दिन दहाड़े डकैती हुई और इस संबंध में अब तक कार्रवाई की गई। उसको प्रॉपर सच के साथ, साक्षी के साथ प्रस्तुत करने के लिए हमारी टीम यहाँ एकत्रित हुई है और इस खबर को लेकर जो अलग अलग भ्रांतियां हैं उसे मीडिया के जरिए हम स्पष्ट कर रहे हैं। क्योंकि इसको लेकर अखिलेश यादव ने कहा था कि अगर एनकाउंटर ही करना था तो ढंग से पुलिस करती, हवाई चप्पल में एनकाउंटर करती है और पुलिस पर भी अखिलेश यादव ने आरोप लगाया। तो इसको लेकर डीजी जो प्रशांत कुमार ने प्रेस वार्ता की और कहा कि सारी कार्रवाई बहुत ही निष्पक्ष और साक्ष्य के आधार पर हुई है और देखेंगे तो आप खुद महसूस करें। अगली खबर को रुख करना चाहूंगा रिद्धि की महीने में दूसरी बार बुलडोजर जस्टिस पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी आई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है किसी शख्स के किसी केस में महज आरोपी होने के चलते उसके घर पर बुलडोजर नहीं चलाया जाता। ठीक है। आरोपी का दोष बनता है या नहीं ये तय करना है, उसके मुताबिक सजा देना है ये कोर्ट का काम। और कानून के शासन वाले इस देश में एक शख्स के गलती की सजा उसके परिजनों के खिलाफ कार्रवाई करके या उसके घर को ढाकर नहीं दी जा सकती और कोर्ट इस तरह की बुलडोजर कार्रवाई को नजरअंदाज नहीं कर सकता है। ऐसी कार्रवाई को हम होने नहीं देंगे और कानून के शासन पर बुलडोजर चलाने जैसा हो। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा देश कानून से चलता है, पूरे देश के लिए दिशा निर्देश तय किए हैं। वहीं बात करूंगा कि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 कालिदास मार्ग पर बैठक की, जहां पर कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र मंत्री 5 बजे पहुंचना शुरू किया और उस बैठक में योगी आदित्यनाथ के जो डिप्टी सीएम थे उनको 25-25 जिलों की जिम्मेदारी सौंपी और साथ ही उन्होंने कई ऐसे मंत्री हैं जिनके जो प्रभार मंत्री थे उनको बदला गया। उपचुनाव को देखते हुए प्रभारी मंत्रियों को दूसरे जनपदों की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ ने की और मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा दी और काफी दिनों के बाद सभी मंत्रियों, स्वतंत्र प्रभार मंत्री, राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्रियों को बुलाया गया था सीएम ऑफिस। ठीक है। संगठन स्तर पर भी मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा की गई और योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों के कामकाज में तेजी लाने के लिए दिशा निर्देश दिए। मैं बात करूंगा कि उत्तर प्रदेश में जिला लखीमपुर खीरी का एक मामला आया जहां सहकारी समिति का चुनाव था और बीजेपी विधायक मंजू त्यागी एसडीएम के सामने नामांकन अधिकारी से ही विपक्षी उम्मीदवारों के पर्चे लूट कर ले गए
और अधिकारी, एसडीएम और पुलिस एक दूसरे का मुंह ताकते रहेगा। ये पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है पर्चा लूट का। वही बात करूंगा, नोडल बीजेपी विधायक का समिति पर्चा चुनाव छीनने का मामला जब अखिलेश यादव को जानकारी हुई तो उन्होंने ट्वीट किया और लिखा, लोकतंत्र को खत्म करने पर आमादा है भाजपा सरकार, पर्चे फाड़े जाना बेहद शर्मनाक है और सपा ने किए प्रशासन से मांग कि मामले में उचित कार्रवाई हो और निष्पक्ष चुनाव कराया जाए। मैं बता दूं रिद्धि कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान गोमती नगर के चतुर्थ स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे और ये पूरा कार्यक्रम 11 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगा। वहीं शाम को 6:30 बजे राजस्व विभाग के पुनर्गठन के संबंध में प्रस्तुत करेंगे। अगली खबर की ओर रुख करना चाहूंगा कि रामपुर के पुलिस अधीक्षक आईपीएस अशोक कुमार फोर्ट के खिलाफ जांच का आदेश हुआ है। अभी सीबीसीआईडी में डीआईजी के पद पर तैनात आईपीएस अशोक कुमार फोर्ट, आरोप लगाया गया है कि रामपुर के पुलिस अधीक्षक के कार्यकाल में उन्होंने शत्रु संपत्ति के मामले में आजम खान का मुकदमे में नाम निकालने और विवेचन से गंभीर धाराओं को हटाने का निर्देश दिया। इसको लेकर शासन ने उनके खिलाफ जांच के आदेश दे दिए और गृह विभाग ने 2 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। कमिश्नर अलीगढ़ आईएएस बी चैत्रा और आईजी विजिलेंस आईएएस मंजिल सैनी को सदस्य बनाए। मैं बात करूंगा अगली खबर की ओर कि उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। यूपी में 19 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है और कहीं कहीं पर मेघ गर्जन और वज्रपात की भी संभावना बताई जा रही है। 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और 2 दिनों से यूपी के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। ठीक है ज्ञानेश जी, बिल्कुल सही कहा। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उस पर लगातार राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है। इसी कड़ी में मैं देवभूमि की ओर आना चाहूंगी। महेश जी, ऐसी कौन सी खबरें हैं जो चर्चा का विषय बनी रही? रिद्धि, मैं आपको बता दूं कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी युवा धर्म संसद में शिरकत करेंगे। हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ में उनका एक कार्यक्रम है, वो जो सुबह लगभग 10 बजे वहां पर पहुंचेंगे और वहां से 11:50 पर वो हेलीकॉप्टर से रुद्रप्रयाग जनपद जाएंगे। वहां पर सोनप्रयाग से वो हवाई यात्रा पर रहेंगे और वहां हवाई सर्वेक्षण करेंगे कि कहां कहां आपदा में क्या नुकसान हुआ है। आज मुख्यमंत्री का वहीं पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक है और उन्होंने जानने का प्रयास रखेंगे कि किस तरीके की परेशानियां यहाँ के स्थानीय लोगों को आई है और जो मार्ग है पीडब्ल्यूडी और अन्य जितने डिपार्टमेंट हैं वो सभी एसडीआरएफ एनडीआरएफ सहित जो स्थानीय प्रशासन है उसके साथ में उनकी बैठक है। उसमें वो स्पष्ट लग रहा है कि मुख्यमंत्री बिल्कुल किसी भी तरीके से ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। तो साथ ही मैं आपको बता दूं कि आज पूरे प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट होने की वजह से जो शिक्षण संस्थाएं हैं वो सभी बंद कर दिए गए हैं। कक्षा 1 से लेकर के 12 तक के जितने स्कूल हैं वो सभी बंद कर दिए गए हैं। सभी जगह लगभग 6 जिलों में रेड अलर्ट जारी है, 3 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है, तो बाकी में येलो अलर्ट जारी है। तो रिद्धि, इसे देखते हुए जो प्रदेश की सरकार है, प्रशासन है, उन्होंने निर्णय लिया है कि कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो, बच्चे कहीं प्रभावित ना हो, उसके लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं। तो साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो इस सीजन की सबसे पहली स्नोफॉल वो भारत चीन सीमा जो क्षेत्र है बद्रीनाथ के पास जो हिमालय है, बद्रीनाथ केदारनाथ के भी जो हिमालय है, वहां पर पहली जो हिमपात है, पहली बर्फबारी है वो हुई है और बड़ी सुंदर वो जो दृश्य है वो बड़ा सुंदर दृश्य नजर आ रहा है। तो साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो रेलवे परियोजना है उस रेलवे परियोजना में एक मजदूर जो झारखंड का मजदूर था वो उसके जो वहाँ की मशीनरी है उसके चपेट में आने से उसकी मृत्यु हो गई है। तो ये एक दुखद घटना रही है। तो साथ ही मैं आपको बता दूं पौड़ी गढ़वाल में बाल संरक्षण गृह किशोर जो बाथरूम था वहां पर वो टी शर्ट से वो वहां पर फंदा बनाकर उसने आत्महत्या कर ली है। इससे वहां स्थानीय जिला प्रशासन और जो पुलिस है एसटीएफ है वो भी इस कारण को ढूंढ रही है कि क्या बाल गृह में इस तरह की जो बाल सुधार गृह होता है उसमें इस तरह की घटना जो अमूमन नहीं होती है उससे ऐसी क्या परेशानी रही है, क्या किसी के साथ में कोई रैकिंग वगैरह हुई थी या कोई प्रशासनिक कोई त्रुटि रही है, उस पर छानबीन कर रही है। तो मैं आपको बता दूं कि जो नफरती भाषण पर एक नफरती भाषण शिव शक्ति धाम
डासना के महंत थे उन पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने एक उनकी जो वीडियो थी वो सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में थी, जिस पर उन्होंने लगातार जो समुदाय विशेष है उस पर टिप्पणियां की हुई थी। तो उसको लेकर के एसएसपी देहरादून ने अजय कुमार सिंह ने एक मुकदमा दर्ज कर दिया है और उन्हें गिरफ्तारी के लिए वहां पर टीम गठित कर दी गई है। तो मैं आपको एक और बात बता दूं, हरिद्वार में जो एनकाउंटर हुआ है पुलिस और बदमाशों के बीच में, उसमें एक बदमाश को पैर में गोली लगी है, उसको अस्पताल में भर्ती करा दिया। तो दूसरा जो उनका साथी था वो फरार होने में कामयाब रहा, रात का अंधेरा था। तो साथियों रिद्धि मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस की केदारनाथ में जो प्रतिष्ठा यात्रा चल रही है, आज उसका दूसरा चरण है। आज उस दूसरे चरण में वो संभावना है कि भैरव मंदिर के पास वो इसको समापन करेंगे। तो ऐसा लग रहा है कि जो प्रतिष्ठा यात्रा का नाम दिया गया है तो भाजपा इस पर लगातार अटैक कर रही है। उनका कहना है कि इस बार की जो प्रतिष्ठा यात्रा जो राजनीतिक रूप दिया है जिसको, जो कि जहां भगवान केदार सबकी प्रतिष्ठा का ध्यान रखते हैं, ऐसे में कांग्रेस का वहां पर प्रतिष्ठा यात्रा का नाम देना वो बहुत ज्यादा उचित नहीं है, ऐसा आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेता लगा रहे हैं। तो दूसरी ओर मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड का जो वेदर है वो बिल्कुल लगातार बदल रहा है। 14 तारीख तक का अलर्ट मौसम विभाग ने दिया है। तो वहीं कई रास्तों पर जो मलबा है, पत्थर आने से गंगोत्री हाईवे है वो बाधित हो रहा है। बारिश में लगातार बारिश चलने से वहां पर जो राहत का बचाव कार्य है वो धीमा हो रहा है। ऐसे में जो श्रद्धालु हैं उसके लिए एडवाइजरी ये है कि वो कम से कम यात्रा को कम से कम करें। यदि बहुत ज्यादा आवश्यक नहीं है तो वो 14 तारीख के बाद ही अपनी यात्रा को प्लान करें ताकि कोई भी परेशानी आने से वो बच सके। तो मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ कि जैसे ही बर्फबारी स्टार्ट हुई है तो उसी तरीके से सोनप्रयाग में प्रशासन ने 2500 से ज्यादा यात्रियों को रोक दिया है। उनका कहना है, प्रशासन का लगातार कहना है कि जो एडवाइजरी है, जो मौसम विभाग है और साथ ही साथ जो प्रशासन की एडवाइजरी है उसको अभी बहुत अच्छा नहीं माना जा रहा, क्योंकि जो 7 डेंजर जोन है सोनप्रयाग से लेकर के केदारनाथ तक के 7 डेंजर जोन है उसमें कभी भी भूस्खलन हो सकता है। ऐसे में कोई भी प्रशासन रिस्क लेने की मूड में नजर नहीं आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं रिद्धि की जो माध्यमिक शिक्षा के में एक बड़ा परिवर्तन किया गया है। जो शिक्षा सचिव रविंद्रनाथ रमन है उन्होंने लीलाधर व्यास को माध्यमिक शिक्षा का निदेशक बनाया है। उसका कल शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। ये चूंकि माध्यमिक शिक्षा लगातार किसी न किसी चर्चा में रहता था, इसको लेकर के वहां पर बड़ा फेरबदल किया गया है। तो मैं आपको एक और बात बताता हूँ रिद्धि की, 80 लाख के धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। 3 लोगों ने मिलकर के एक व्यापारी से 80 लाख रुपए केवल एक प्लॉट दिखा करके उसे गलत पेपर दे करके वो उसे ठग लिए हैं। उसका मुकदमा कल पंजीकृत हो गया है। और ये जो प्रकरण है, ये प्रकरण इसलिए लाइमलाइट है कि जिस व्यक्ति का ये प्लॉट था वो एक सैनिक था और उस सैनिक के प्लॉट के फर्जी कागज बना करके एक व्यापारी को ये बेचने का प्रकरण सामने आया। ऐसे में जो लैंड व्यापारी हैं, जो जमीन व्यापारी हैं, वो फ्रॉड करने वाले लोग हैं, उनकी अब शामत आने की संभावना है। 3 लोग इसमें नामजद हुए हैं। कल एसएसपी ने इसके निर्देश दे दिए हैं, एफआईआर दर्ज हो गई है। तो डोईवाला में रिद्धि एक प्रकरण हुआ है। मॉर्निंग वॉक पर एक पूर्व सैनिक अपनी मॉर्निंग वॉक कर रहा था तो अचानक हाथी आने से उस पर हमला हो गया और वो अभी गंभीर रूप से घायल है और उसका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। जी रिद्धि। ठीक है महेश जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। प्रेस वार्ता के जरिए आपने देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानी। ऐसी जानकारी आपके साथ साझा की गई जो आपके लिए और आपके हित के लिए जानना बेहद जरूरी था। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम में बस इतना ही। जुड़े रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।